कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम जो लेक्चर लेकर आएंगे उसमें आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन किसका, सेट 4 ऑफ 2019 फिजिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन। सो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो वेलकम टू द PYQ सीरीज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का CBSE फिजिक्स 2019 का बोर्ड पेपर, और यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे सेट 4, जिसमें हम कवर करेंगे उसके सबसेट 1, 2, 3 के भी सारे ही क्वेश्चंस। तो जल्दी से रेडी हो जाइए। जैसा कि आपको पता है इसके पहले भी हमने 2019 के 3 सेट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और अब है हमारा सेट 4, और इसके बाद एक सेट और बचता है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। तो जल्दी से रेडी हो जाइए बिकॉज PYQ सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सब जानते हो कि सभी लोग ना एग्जाम के कुछ दिन पहले से ही ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करने के लिए ना बैठ जाते हैं, क्योंकि इससे एक तो हमें आइडिया मिलता है कि किस तरीके का हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है, और समाव हमें ये भी मालूम पड़ता है कि यार इतने सारे क्वेश्चंस जो है ना उनमें से ये वाले जो क्वेश्चंस है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस पेपर के अंदर मैंने हर बार बताया आपको कि 4 सेक्शंस हो गए हैं। एक आपका सेक्शन A, B, C, D। सेक्शन A में रहेंगे आपके 1 मार्क्स, सेक्शन B में होंगे 2 मार्क्स, सेक्शन C में होंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, एंड फाइनली एट द सेक्शन इन द सेक्शन D 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो हमें सेक्शन वाइज और मार्क्स वाइज ही अपने आंसर को लिखना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, क्योंकि अगर ज्यादा लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, कम लिखेंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, तो इसलिए हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और बिल्कुल अच्छे से अपना पेपर देकर आएंगे। तो गेट सेट रेडी। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ही, और पोर्शन में जो क्वेश्चन आया था उसकी ही। इसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके ए पोर्शन में पूछा है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्लेन कंडीशन फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बी में पूछा है इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेसेसरीली जीरो एट अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द NCERT, डायरेक्ट डेरिवेशन है, उसको फटाफट से देख लेते हैं विदाउट गेटिंग एनी डिले। तो यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, जिसमें हमने क्या रख दिया है, एक डाइपोल रख दिया है -q to q विच इज सेपरेटेड बाय 2a। डाइपोल मूवमेंट की डिस्टेंस क्या होती है, -q to q होती है। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, q मल्टीप्लाई डिस्टेंस 2a होता है। यहाँ पर नेट फोर्स हमारा 0 रहता है क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट लगता है। टॉर्क हमारा लगता है विच इज PE sin थीटा लगता है। सबने पढ़ा है P क्रॉस E लगता है, तो PE sin थीटा हो जाता है, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन द P एंड E। ठीक, यहां तक की बात हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई अ काउंटर टॉर्क टू रिवर्स to neutralize the effect of this torque without doing the angular acceleration. The amount of work done is equal to rotate this torque। और ये जो टॉर्क है ना, रोटेट करता है इस डाइपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम काउंटर टॉर्क अप्लाई करते हैं, जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं टू रोटेट फ्रॉम इनिशियल हम मान लेते θ0 to θ1 टॉर्क d थीटा, वेयर टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क जो हमने अप्लाई किया है विच इज टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू टॉर्क के बराबर ही होता है। ये हो जाएगा θ0 to θ1 टॉर्क d थीटा, ये हो गया θ0 to θ1 PE sin थीटा d थीटा। इसको आप जब सॉल्व करते हो PE को बाहर निकालोगे, θ0 to θ1 sin थीटा d थीटा, ये आपका निकल कर आता है कुछ PE cos θ0 माइनस cos θ1। ठीक है, कुछ इस तरीके का वैल्यू निकल कर आती है वर्क डन की, वो हमेशा जूल में रहता है। नाउ सपोज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल इज π/2, तो हम θ0 को π/2 अगर मान लेते हैं तो इट विल बिकम हम -PE cos θ, और θ
माइनस पीई कॉस थीटा हो जाता है जब हम इनिशियल पोजीशन क्या मान लेते हैं, पाई/2 मान लेते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। नाउ वी हैव टू गिव द स्टेबल एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल कब होता है, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है आपका डाइपोल, तो थीटा इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो अब आपका क्या रहता है, क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो यहां पर तब आपका जो वर्क डन है वो क्या रहता है, which was stored as a potential energy, this work done is stored as a potential energy, then it will become minus PE, and if theta equal to 180 degree, that is your unstable condition. तो यहां पर हो जाता है U equal to PE। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया, पूरा ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फटाफट से हमने कर लिया है, ज्यादा टाइम नहीं दिया क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बी पोर्शन, इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेसेसरली जीरो एट अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्या बोल रहा है कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या वी जीरो होगा, क्वेश्चन मार्क। क्यों होगा भाई, अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो v को क्या होना चाहिए भाई, अगर v जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही नहीं पाएगी, तो इसको क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का ही तो डेरिवेटिव आपका जीरो होगा, तो आपने आंसर दे दिया भाई कांस्टेंट होना चाहिए, जरूर नेसेसरली जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आपका बी पोर्शन भी हो गया। necessary not be zero, it may be zero और constant। ठीक है, चलो आपका बी पोर्शन हो गया, ए पोर्शन हो गया, that's it। now move to the next one। तो चलिए बात करते हैं 26th क्वेश्चन के ए पोर्शन की, जिसमें पूछा गया है कि what do you understand by sharpness of resonance for a series LCR circuit, how is it related with the quality factor Q of the circuit, using the graphs given in the diagram explain the factors which affected for which graph is the resistance minimum। okay, so what is basically sharpness of resonance? The sharpness of resonance is defined as that how fast energy decay in an oscillating system। ये क्या हमें शो करता है कि कितनी जल्दी एनर्जी डिके हो रही है किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम में, that shown by sharpness of resonance, and it depends on the two factors. The first one is damping and the second one is amplitude. How it is related to with these two factors? The damping is directly proportional to the sharpness. If sharpness increases, the damping is also increases, and it is indirectly proportional to the sharpness. What is amplitude is indirectly proportional to the sharpness। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे बता दिए या। एंड फिर पूछा गया है कि हाउ इज इट रिलेटेड विद द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। नाउ बिफोर वी आर गोइंग टू डिफाइन द रिलेशन विद द क्वालिटी फैक्टर, वी आर गोइंग टू डिफाइन द एम्पलीट्यूड। सो बेसिकली द एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो वाइब्रेटिंग बॉडी का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट इज योर एम्पलीट्यूड, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। ओके, and what is your damping? That is a damping effect due to which there is a reduction in the amplitude of vibration। damping के कारण amplitude of vibration में रिडक्शन हो जाता है। Now if you talk about the quality factor which is rooted by the Q, which is equal to 1 upon R under root L upon C, so this is your quality factor। Now इसमें फिर क्या पूछा गया है कि हमने फैक्टर्स भी देख लिए, आर किसके लिए मिनिमम है, तो दिस इज द ग्राफ फॉर द करंट। सो इन दिस केस द करंट इज मैक्सिमम फॉर दिस सी, तो V इक्वल टू आई आर, वी नो फ्रॉम द ओम्स लॉ, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, दैट मीन्स R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इफ I इज मैक्सिमम फॉर द C, सो R1 इज मिनिमम, और यू कैन से R इज मिनिमम फॉर द C। तो R किसके लिए मिनिमम हो जाएगा, C के लिए, जहां पर करंट हमारा मैक्सिमम है। मैं तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। हमने देखो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को डिफाइन किया, उसके फैक्टर्स भी देखे, क्वालिटी फैक्टर से रिलेशन देख लिया, फिर हमने रेजिस्टेंस वाली चीज ही बता दी, यानी पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट।
पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बी पोर्शन की। 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 100 ओम रजिस्टर, 8 हेनरी इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन एसी सोर्स। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स फॉर विच द करंट ड्रॉन इन द सर्किट इज मैक्सिमम। तो पहले आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है एसी सोर्स की। द पीक वोल्टेज इज गिवन टू यू, दैट इज वीपी। कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट एंड इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है रेजोनेंस पर। तो पहले आपको क्या दिया है, कैपेसिटर, देन योर रेजिस्टेंस, देन योर इंडक्टर विच इज कनेक्टेड टू द एसी सोर्स। दिस इज योर 2 माइक्रोफैराड, 100 ohm and 8 Henry. For this you have to calculate first is frequency. Frequency का formula क्या होता है for the LCR circuit which is connected in the series, 1/2 pi under root LC, that is 1/2 pi under root 8 multiply 2 into 10 to the power minus 6. If you are going to calculate this, it will come out to 39.808. That is lump sum equal to 39.81 hertz. So this is your frequency of the AC source. Now you have to given the peak voltage, that is 200 volt, and you have to calculate the maximum current which is your Vp upon Z. But at resonance Z is equal to R, so it will become Vp upon R, then 200 upon 100. This will become 2 ampere. So maximum current is 2 ampere. Now you have to calculate the second part, inductive and capacitive reactance at resonance. That means XL is equal to XC. XL is equal to omega L, which is equal to 2 pi nu L, 2 pi 39.81 into 8 2 into 3.14 into 39.81 into 8 आप मल्टीप्लाई करो। After multiplication you will get 2000.08 or you can say 2000 ohm. So therefore XL is equal to XC is equal to 2000 ohm. That means हमने सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया, फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लिया, फ्रीक्वेंसी भी निकाल चुकी। इसका मतलब क्या हुआ, पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, डन हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट वन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बी पोर्शन की, जिसमें बोला है सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, आर आपको कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स दिए है 20, रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विथ एंगुलर स्पीड आपको दी है इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ, एंड सेकंड पोर्शन में कैलकुलेट करना है द कॉइल फॉर्म्स अ क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है कैपिटल आर, कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट एंड एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग। ठीक है, इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मैक्सिमम ईएमएफ, तो देन यू नो दैट द मैक्सिमम ईएमएफ इन द कॉइल इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा, दैट इज योर ई नॉट। ये कहां से आता है, दैट ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज योर मैक्सिमम ईएमएफ। ठीक है, वेयर ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल, ए कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर विच इज योर पाई मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। -2 कहाँ से आया है, सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। नाउ पुट दिस वैल्यू, देन 20 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, बी आपका है 3 इंटू 10 टू द पावर -2, ओमेगा है आपका 50। ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट 0.942 वोल्ट। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 0.942 वोल्ट आपको मिलेगा। दिस इज योर मैक्सिमम ईएमएफ। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल्स, और ओवर अ फुल साइकिल के लिए द साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है दैट इज योर 0। कितनी हो जाती है, 0। तो द एवरेज ईएमएफ कितना हो जाता है,
दैट शुड बी 0 हो जाता है एवरेज ईएमएफ, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी ना। अब बात करेंगे इसके सेकंड पोर्शन की। तो सेकंड पोर्शन के लिए आपके पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, आपको मैक्सिमम करंट निकालना है, दैट मीन्स आई मैक्स निकालना है, वो हो जाएगा आपका ई नॉट अपॉन आर। ई नॉट क्यों लिखा है, दैट इज योर मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज ए मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन आर हो जाएगा 0.942 अपॉन 10, दैट इज 0.0942 हो जाएगा। ठीक है, करंट है तो एम्पियर में हो जाएगा। ओके, निकाल लिया। फिर क्या निकालना है, एवरेज पावर लॉस। एवरेज पावर लॉस कितना हो जाएगा, यहाँ पर VI होता है तो ये हो जाएगा ई नॉट और आई मैक्स। ई नॉट कितना है आपका 0.942। कितना होता है पावर, एवरेज पावर लॉस कितना होता है, ई VI अपॉन 2, तो ये हो जाएगा ई नॉट आई मैक्स अपॉन 2, 0.942 इंटू 0.0942 अपॉन 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो देन यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 0.044 वॉट। ये आपका आंसर हो जाएगा एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग का। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपका ये निकल आया सारा, आपने एवरेज पावर लॉस भी बता दिया। सारे आंसर्स निकलने के बाद इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 26 पूरा हो गया सॉल्व। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल जनरली लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल, एंड दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज अकॉर्डिंग टू द सेट 4 सबसेट 2। सो दिस इज ड्यू टू द पोटेंशियल ड्रॉप across the internal resistance, potential drop due to the internal resistance, which is like this one, that the terminal voltage is equal to EMF minus IR, where is this a EMF, this is equal to इंटरनल रेजिस्टेंस। तो V इज ऑलवेज लेस देन EMF। हमेशा EMF में से जब आप माइनस करोगे तब आपका टर्मिनल वोल्टेज निकल कर आएगा। दिस इज द रीजन फॉर दिस वन। ओके, क्लियर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू द सेट 4 सबसेट 2, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास M इज मूविंग विद अ वेलोसिटी V इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो V x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ए में पूछा है it is subjected to a uniform magnetic field B directed along the negative z direction. Explain the trajectory negative z direction में, that means negative j। तो V के along कंपोनेंट हो गया I, तो यहां पर आपको ट्रेजेक्ट्री बताना है B। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता है लॉरेंज फोर्स जो होता है Q V क्रॉस B। यहां से V क्रॉस B अगर आप फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे तो I क्रॉस माइनस ये K कैप होगा Z के अलोंग K कैप, इट विल कम्स आउट। आपने सबने पढ़ा है क्लॉकवाइज रूल, तो यहां पर आप कर रहे हो I क्रॉस K, दैट विल कम्स आउट माइनस J, और माइनस पहले से है, इट विल बिकम J कैप। तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कहाँ लगेगा, y एक्सिस पे लगेगा, दैट विल J कैप बन जाएगा। यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो V क्रॉस B है वो वाली कंडीशन में B इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, therefore इट विल फॉलोज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ सर्कुलर पाथ। ट्रेजेक्ट्री हमने बताया, हमने पढ़ा है, जब भी कभी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है मैग्नेटिक फील्ड, कब रहता है, जब सर्कुलर पाथ रहता है। तो ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक है ना, सबने पढ़ा है, ठीक है। फिर अगर इसके सेकंड पोर्शन की बात करें, सेकंड में क्या बोला है कि व्हेन द पार्टिकल इज सब्जेक्टेड साइमल्टेनियसली टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बोला है उन्होंने z एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द y एक्सिस। तो कंपोनेंट अलोंग द z एक्सिस इज k कैप और इसके अलोंग हो गया j कैप। Obtain the condition when the particle will go undifracted, निकाल लेते हैं। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, FE प्लस FB। FE होता है QE प्लस Q V क्रॉस B, Q आप कॉमन निकाल लीजिए, E प्लस V क्रॉस B। अगर हम कंपोनेंट रखते हैं यूनिट वेक्टर के तो इट विल बिकम Q E J कैप प्लस V I कैप क्रॉस B K कैप
इसको आप सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आएगा Q E J कैप प्लस वी बी माइनस जे कैप। इसको और सॉल्व करोगे Q E माइनस वी बी J cap. So this is the condition when the particle will go undeflected. So आप यहाँ पर पूरा अपना लिख दोगे। तो यहाँ पे सिर्फ क्लॉकवाइज मेथड का रूल यूज हुआ है टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो अभी हमने क्या निकाल लिया? अभी हमने निकाल लिया हमारा नेट फोर्स की इक्वेशन, ये होगी जो अभी हमने लिख दी है यहाँ पर। ठीक है, जब हमारा पार्टिकल सब्जेक्टेड साइमल्टेनियसली जो हमने करा है उसको, जहां पे दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें कौन सी कंडीशन निकालनी है अभी? जब पार्टिकल अनडिफ्लेक्ट हो जाए। पार्टिकल कब अनडिफ्लेक्ट होगा? जब हम इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दे। तो एफ ई इज इक्वल टू एफ बी जब हम कर दे, वो कब होगा? दैट मीन्स क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी कर दे। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू वी बी हो जाएगा, और आप कह सकते हो V इक्वल टू E अपॉन बी हो जाएगा। सो दिस इज द कंडीशन व्हेन योर पार्टिकल विल गो अनडिफ्लेक्टेड। क्लियर? तो जब हमें कभी भी अगर पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड करना है तो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को इक्वल करना पड़ेगा, उनके मैग्नीट्यूड को जब हम इक्वल करेंगे तब हमारा जो पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जिसमें पूछा है कि एलईडी को फैब्रिकेट कैसे करते हैं। फिर पूछा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द एमिशन ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडिएशन ऑफ एलईडी। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें फैब्रिकेशन की, तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एलईडी है दैट इज हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, जिसको हम ऑपरेट करते हैं फॉरवर्ड वाइज्ड में। ठीक है, इसको फैब्रिकेट कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम एक सबस्ट्रेट लेते हैं बेसिकली। तो ये आपका सबस्ट्रेट होता है। फिर हम इसमें एक एन लेयर लेते हैं, एन रीजन की, जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर होते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर। ठीक है, फिर आपका एक एक्टिव रीजन होता है विच इज योर बेसिकली डिप्लीशन रीजन। फिर आपका एक पी रीजन होता है जिसके ऊपर फिर आपकी लाइट एमिशन होता है। पी रीजन में क्या होते हैं? होल्स आपके मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। और इसको अगर आप देखो तो पीएन डायोड कैसा होता है? कुछ इस तरीके का पीएन जंक्शन डायोड होता है। इसको अगर आपने फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर ये सिंबल लगा दिया तो दैट इट विल अ एलईडी डायोड। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है पीएन जंक्शन डायोड में? देखो अभी आपका पीएन जंक्शन डायोड ही है, आपको कनेक्ट करा है फॉरवर्ड बाइस में। जब आप फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करते हो पीएन जंक्शन डायोड को, तो जो आपका जो ये बैरियर जंक्शन होता है ये काफी ना लोअर्ड होता है, पर पोटेंशियल बैरियर भी आप कह सकते हो काफी लोअर्ड होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो होल्स हैं ये जो नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी से, इसकी तरफ ना अट्रैक्ट होते हैं और ये इजीली ना क्रॉस कर लेते हैं जंक्शन और यहाँ पहुंच जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और वो यहाँ पहुंच जाते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, कुछ होल्स यहाँ आ जाते हैं और उन दोनों के बीच में हो जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। जैसे ही ये रिकॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स का, जिसके कारण क्या होता है, एक लाइट का एमिशन होता है इन द फॉर्म ऑफ अ हीट एंड लाइट। लाइट एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ अ हीट एंड लाइट, एंड यहीं से ये जो लाइट एमिट हुई, यही जो है आप कह देते हो कि ये एलईडी वर्क करने लगता है, यहाँ से लाइट निकलने लगती है। तो दिस इज होल द प्रोसेस ऑफ एलईडी। इसको आप अपने वर्ड्स में लिखोगे, पॉइंट में लिखोगे, कभी भी पैराग्राफ में मत लिखना आंसर, क्योंकि पॉइंट में लिखते हो ना तो सामने वाले टीचर को भी ना एक एक पॉइंट पढ़ने में आसानी होती है, वो इजिली चीजों को समझ पाता है। ठीक है, और ये फॉरवर्ड बाइस्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अगर फॉरवर्ड बाइस आपने रिवर्स बाइस कर दिया द थिंग इज गोइंग टू बी चेंज्ड, फोटो डायोड बन जाएगा वो।
ठीक है, तो ध्यान रखना अच्छे से, इसको आप अच्छे से लिख लेना अपने टर्म्स में, मैंने आपको समझा दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू द सेट 4 सबसेट 3, इसके बी पोर्शन में पूछा गया है कि करंट आई इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। ये रहा आपका एक्स वाई एंड जेड, एंड यहाँ पर आपका क्या रखा हुआ है, एक कंडक्टर रखा गया है एक्स एक्सिस के अलोंग। फिर बोला गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट DL लाइंग एट द ओरिजिन एट, फर्स्ट में बोला गया है 0D0। फर्स्ट कंडीशन में अगर देखें तो 0D0 यानी यहाँ पर कहीं रखा गया है DL, ठीक है, 0D0 पर। तो यहाँ पर अगर आप निकालो अकॉर्डिंग टू द बायो-सेविट लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin theta upon r square. This is your according to the Bayo-Savitt law. Theta is here 90 degree, which is the angle between the I and the DL. So this is your 90 degree. I कहाँ पर है आपका, करंट I कहाँ है, एक्स एक्सिस पर, DL इधर है, 90 डिग्री हो गया, एंड साइन 90 इज 1, ठीक है। तो देन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL, डिस्टेंस कितनी है D, तो D स्क्वायर, एंड यहाँ पर I हमारा है I कैप, डायरेक्शन बतानी है ना, D हमारा है J कैप, एंड IJK। तो यहाँ पर क्या होगा, I कैप मल्टीप्लाई कितना J कैप, तो इट विल बिकम K कैप। सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव y डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया आपका, फर्स्ट पोर्शन सॉल्व हो गया। अब अगर सेकंड पोर्शन की बात करें तो सेकंड पोर्शन में क्या बोला है, कहां पर है, 0D, मतलब कहां रखा है, कुछ यहां रखा है DL, ठीक है। अब जानते हो कि तीनों ही एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, सब जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर भी थीटा क्या रहेगा आपका, 90 डिग्री ही रहेगा। अगर थीटा मेरा 90 डिग्री ही रहता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन D स्क्वायर। अब क्या हो जाएगी कंडीशन, I कैप और K कैप, है ना, जेड पे क्या होता है K कैप, और I कैप मतलब उल्टा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी क्या आ जाएगा, -J कैप, है ना, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज चलते तो पॉजिटिव आता, तो यहां पर आएगा मेरा, क्या आएगा मेरा, ये तो था K कैप, तो पॉजिटिव Z डायरेक्शन आएगा, गलत लिख दिया था, K कैप होता है Z डायरेक्शन का, तो पॉजिटिव Z डायरेक्शन आएगा। यहाँ पर J कैप किसका यूनिट वेक्टर होता है, Y डायरेक्शन का, तो नेगेटिव आया है तो नेगेटिव Y डायरेक्शन होगा। तो हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और डायरेक्शन भी बता दिया है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, अकॉर्डिंग टू द बायो-सेविट लॉ लिखोगे, पहले ये पूरा फॉर्मूला लिखोगे, फिर यहाँ पे थीटा 90 डिग्री कैसे है वो बताओगे, डायरेक्शन कैसे आई है तो आप वहां पे क्लॉकवाइज वाला ये रूल है वो समझाओगे, फिर आप पूरा अपना आंसर बताओगे, यूनिट वेक्टर किसके कौन से हैं ये भी वहां पर मेंशन कर देना, ठीक है। क्लियर हो गया सारी चीज से। यहाँ पर ये गलती हो गई थी, K कैप जो है वो Z डायरेक्शन का होता है, तो आप ये क्लियर कर लेना, ठीक। चलो अब आप ये आपके आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा। सेट 4 काफी मजा आया होगा और आज के सेशन के काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे कि जो तुरंत ही सॉल्व हो जाए, थोड़े से ट्रिकी मजेदार क्वेश्चंस थे जिसमें थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ रहा था, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट पेपर के साथ। तो आई होप आज का सेशन काफी यूजफुल रहा है। 2019 का सेट 4 जो काफी अच्छा सेट था 2019 का, आई होप कि ना सारी सेट काफी अच्छे हैं। ऐसी सेट नहीं है कि ना सबसे बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बहुत ही अच्छा पेपर बनाया गया है 2019 का। सबसे बड़ी बात, 5 सेट डिफरेंट बनाए गए हैं, कहीं भी कोई क्वेश्चन ना रिपीट नहीं हुआ है, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग सी बात है। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी भी अच्छे से करो। हमें नहीं पता कि हमारे इस साल पेपर में क्या होने वाला है। जैसा कि आप जानते ही हो, लर्नोहब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। थैंक यू एवरीवन।